नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री वो शुरू की हुई है और आज इसके अंतर्गत हम अध्याय नंबर 2 वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। देखिए, नए राजा किस प्रकार से अस्तित्व में आते थे, किस प्रकार से नए राजा बनते थे, किस प्रकार से फिर अपना वो क्षेत्र विस्तार करते थे। क्योंकि हम हजार वर्षों के दौरान का जो समय है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, और ये हजार वर्ष आपके 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का जो कार्यकाल समय है, यानी कि जिसको हम मध्यकाल भी कह सकते हैं, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर 7वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। देखिए, जो 7वीं शताब्दी थी उसमें बहुत से नए राजवंशों का उदय हुआ। नए राजवंश कहाँ से उत्पन्न हुए? देखिए, बहुत से राजा जो होते थे वो अपने यहाँ पर स्थायी सेना न रख करके सामंत रखते थे, महामात्य रखते थे। और ये जैसे जैसे समय बीतता था, समय के साथ साथ इनका ओहदा इतना बड़ा हो जाता था, ये अपने इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने राजा के खिलाफ ही क्या कर देते थे, चुनौती कर देते थे, चुनौती दे देते अपने राजा को। और ऐसे में राजा इनसे परास्त होकर इनके अलग अस्तित्व को मान्यता प्रदान कर देते थे। तो इस प्रकार से नए राजवंशों का उदय हुआ करता था। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है, उनका वर्णन किया गया है। कश्मीर में देखिए कौन सा राजवंश था? सायस राजवंश। मुल्तान के अंदर अरब लोग थे, मंसूर के अंदर अरब लोग थे। इंद्रप्रस्थ और इसके आसपास के जो क्षेत्र था, यहाँ पर चौहान लोगों का शासन था। कन्नौज, प्रयाग, बनारस, यहाँ पर चंदेल, गुज्जर प्रतिहार और परमार शासकों का शासन चलता था। यदि हम इधर बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर पाल शासकों का क्षेत्र रहता था। बंगाल, बिहार, आपका बंगाल से लेकर के असमपुर तक, कामरूप तक, पहाड़पुर तक, यहाँ तक पाल राजवंश का शासन चलता था। उसके नीचे अगर जो फिर चले हम, गुजरात के अंदर अनरटा नाम की कोई प्रजाति थी, वो शासन करती थी। फिर आपकी गोदावरी के दक्षिण में एक जो सामंत था, सामंत ने अपने एक राष्ट्र को, जो वंश था, इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग नामक एक सेनापति ने, जो कि कभी कर्नाटक के जो चालुक्य हुआ करते थे उनके यहाँ सेनापति हुआ करता था। उसी प्रकार से यदि आप इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्कल वंश हुआ करता था। कलिंग वंश होता था आपका उड़ीसा के अंदर, कलिंग जिसको कि आजकल उड़ीसा कहते हैं, जहाँ पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। इधर फिर आपके इसके नीचे पूर्वी चालुक्य आ जाते हैं, यानी इनको वेंगी के चालुक्य भी बोला जाता है। और इसके नीचे ये मालखेद जो कि एक पुराना चर्चित किस्सा भी है, ये आपका मालखेद का जो है। उसके नीचे आपके 3 साम्राज्य आते हैं, 3 छोटे छोटे, चोल, चेर, पांड्य। इन शासकों ने शासन किया यहाँ पर। तो ये वो प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था। इनमें से 3 राजवंश ऐसे थे जिनका कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इनका जो है इस क्षेत्र के लिए संघर्ष चला। तो यहाँ पर देखिए नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। ये जो नए राजवंश आए, इनका उदय कैसे होता है, तो यहाँ से आज हम इसका विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो योद्धा थे, ये भूस्वामी जो थे, ये अपने आप को अस्तित्व में लेकर आते हैं। जो राजा लोग होते थे, ये उनके प्राय क्या होते थे? मातहत होते थे। मातहत का मतलब होता है सामंत हो गए, सेनापति हो गए। और समय के चलते चलते ये इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि खुद अपने राजा के लिए चुनौती बन जाते थे। और राजा लोग इनको किसकी? सामंत के रूप में मान्यता दे देते थे। अब ये जो सामंत होते थे, राजा इन लोगों से कुछ उम्मीदें लगा कर
लगाते थे। राजा ये उम्मीद लगाते थे कि वो अपने स्वामी के लिए उपहार लेके आएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर सैनिक सहायता भी प्रदान करें। यानी राजा पूरी तरह से सामंतों के ऊपर डिपेंड था, सामंतों के ऊपर आश्रित था, और समय रहते ये सामंत अपनी शक्ति को इतना अधिक ऊंचा उठा लेते थे कि ये खुद राजा के लिए चुनौती बन जाते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर का मतलब हो गया उस पूरे भूभाग का, उस पूरे मंडल का, उसके अधीन आने वाले क्षेत्र का महाधिपति बन जाता था। ये अपने आप को स्वामी घोषित कर देते थे ये लोग। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा तक भी करते थे, जैसा कि अभी हमने बताया कि समय के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ ये सामंत, ये मातहत, ये महामंडलेश्वर, ये महासामंत इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि खुद अपने स्वामी के लिए चुनौती बन जाते थे, खुद उसकी अधीनता को अस्वीकार कर देते थे ये लोग। इस तरह का एक उदाहरण आप दक्कन में राष्ट्रकूटों का ले सकते हैं। दक्कन के जो राष्ट्रकूट हैं, जो आपके कर्नाटक के आसपास के एरिया में रहने वाले जो राष्ट्रकूट हैं, ये शुरू में जो कर्नाटक, जिनको कि वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है, इनके अधीन रहा करते थे। इनका एक सेनापति था दंती दुर्ग, एक कुशल सेनापति, दूरदृष्टा वाला व्यक्ति। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं, अपने स्वामी को हराया और हराने के बाद हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान करवाया। और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति चाहे जन्मजात क्षत्रिय हो या ना हो, यदि वो इस अनुष्ठान को करवाता है तो वो क्षत्रिय कुल का मान लिया जाता है। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि इसको केवल और केवल क्षत्रिय कुल के लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो क्षत्रिय कुल में न पैदा होते हुए भी इन्होंने ये किया, वो फिर क्षत्रिय कहलाए, दोबारा क्षत्रियता को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण आपके समय इतिहास के अंदर मिल जाएंगे। ऐसे उदाहरणों में हम जो उद्यमी, यानी जो उद्योगपतियों के परिवारों से ले सकते हैं। अपनी राजशाही कायम करने के लिए इन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, सेना का सहारा लिया। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कदम मयूर शर्मन का और गुर्जर प्रतिहार राजा हरिश्चंद्र का, जो कि खुद ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए इन्होंने क्षत्रियता को प्राप्त किया। इन्होंने हथियार उठाए, इन्होंने अपने जो पैतृक पेशा था, अपना जो व्यवसाय था, परंपरागत पेशा, उसको छोड़कर इन्होंने शस्त्र उठाया और कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित किया और सफलतापूर्वक अपना शासन भी चलाया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्षत्रिय कुल में पैदा न होते हुए भी इन्होंने क्षत्रियता को प्राप्त किया। यहाँ पर ये एक चित्र दे रखा है अजंता एलोरा की गुफाओं का। ये गुफा नंबर 15 का चित्र है, भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दर्शाया गया है। भित्ति चित्र ऐसे चित्र मानो इंसान के बोलते सामने एज इट इज। आज भी चित्र ऐसे हैं जैसे नवीन कलाकारों के द्वारा बनाए गए हो, नवीन चित्रकार के द्वारा बनाए गए हों। यह राष्ट्रकूट कुल की कृति है, राष्ट्रकूट के दौरान बनाया गया चित्र है। अब यहाँ पे देखिए राज्यों के अंदर प्रशासन कैसे चलता था। देखिए इन राजाओं में से बहुत से राजाओं ने महाराज धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों का स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपने सत्ता की साझेदारी भी करते थे। क्योंकि इस प्रकार के अभी हमने ऊपर देखा, ये वो राजा थे जो कभी सामंत हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इनको भी ये भय रहता था कि जिस प्रकार से हम एक सामंत से उठ कर के राजा बने हैं, इन फ्यूचर कभी अन्य लोग, ये व्यापारी, ये ब्राह्मण, ये किसान,
ये भी एक उच्च सामान महामंडलेश्वर बन करके, महामात बन करके, महासामंत बन करके हमारे जो आधिपत्य है उसको चुनौती दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए इनके साथ ये साझेदारी किया करते थे। यहाँ पर देखिए इन सभी राज्यों में उत्पादकों यानी उत्पादन करने वाले अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनसे संसाधन इकट्ठे करवाए जाते थे उनको, क्योंकि राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए संसाधनों का इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए या तो मना लिया जाता था या फिर इनको मजबूर किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर ज़बरदस्ती वसूला भी जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला, इस लगान को प्राप्त करने वाला अपने आप को भूस्वामी मानता था और भूस्वामी होने के दावे के तहत राजस्व को ये वसूलता था ताकि राजा के कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। और इस प्रकार का राजस्व व्यापारियों से भी वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। यहाँ पर देखिए 400 प्रकार के कर हुआ करते थे। ये तमिलनाडु के अंदर एक एरिया है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के बहुत से अभिलेखों में अलग अलग प्रकार के 400 से अधिक जो हैं टैक्स के जो सूचक शब्द मिले हैं, कर सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक यहाँ पर उल्लेख होने वाला जो शब्द है वो है वेटी, जो कि नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स आ गया वेटी। वेटी क्या है? वेटी मजदूरों से या जबरन श्रम करवाने के लिए, यानी उससे जबरन श्रम करवाया जाता था, उसका पैसा नहीं दिया जाता था। आजकल इसको क्या बोला जाता है? मध्यकाल में इसको बेगार बोला जाता था। तो ये वेटी सबसे ज़्यादा प्रचलन में था उस समय, यानी जबरन श्रम करवाया जाता था। इसके साथ एक और था किदमई। ये कदमाई जो है यानी कि भू राजस्व था। ये ज़मीन पर काम करने वाले लोगों से, किसानों से वसूला जाता था। अन्य प्रकार के करों में मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला टैक्स, यानी मकान पर यदि कोई व्यक्ति छज्जा डालता है तो उस पर कर टैक्स लगाया जाए। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर टैक्स। परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए टैक्स। इस प्रकार के बहुत से टैक्स जो हैं ये तमिलनाडु अपने दक्कन के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से आज भी बहुत से टैक्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पारिवारिक संपत्ति का जो उत्तराधिकार का टैक्स है ये आज भी कस्टम ड्यूटी के तौर पर या राजस्व के रूप में वसूला जाता है, जिसमें तहसील के अंदर जो बंटवारे के माध्यम से जो ज़मीन जो उतरवाई जाती है फ़र्द के माध्यम से ही ये आज भी ये वसूला जाता है। ये देखिए ये सारे संसाधन राजा किस लिए इकट्ठे करते थे? किस लिए होते थे? क्योंकि राजा को वित्तीय आधार चाहिए था। राजकाज को चलाने के लिए वित्त चाहिए, संपत्ति चाहिए, और ये सारी किससे हो सकती थी? जनता से हो सकती थी। आज भी हमारी सरकार किसके सहारे चलती है? जनता के सहारे चलती है। जनता पर आए दिन नए टैक्स, पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमतें, आप परिवहनों के अंदर यातायात करते हैं, गाड़ियों के अंदर जो यात्राएं करते हैं उस पर बढ़ता हुआ टैक्स, ये सारा जनता का पैसा और जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी ये पैसा इस्तेमाल होता है। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं जिनसे लूट के शकल में धन मिलने की संभावना होती है, जमीन और व्यापारिक मार्गों की संभावनाएं होती हैं। तो इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इन सब के लिए राजा विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। प्रभावशाली परिवारों के बीच से क्यों की जाती थी? क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तियों का अन्य जो सामाजिक वर्ग होते हैं उनके ऊपर दबदबा होता है, जिसके तहत वो उनसे आसानी से टैक्स वसूल सकते थे, और ये आगे चल करके वंशानुगत होता चला जाता था। सेना में भी ऐसा ही होता था, यानी सेना भी वंशानुगत होती थी। जो एक बार सेना में भर्ती हो गया उसके पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिक बनते चले जाते थे। कई बार राजा के निकट संबंधी इन पदों पर होते थे, यानी प्रभावशाली जो पद होते थे वो राजा के निकट संबंधियों के इर्द गिर्द ही होते थे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो आया हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। आज की व्यवस्था से देखिए पहले राजा जो है पूरी तरह सामंत के ऊपर निर्भर रहते थे।
आज जो राजा होता है, आज जो प्रधानमंत्री होता है, वो पूरी तरह से सामंतों पर निर्भर नहीं होता। वो टैक्स वसूल करके अपनी एक स्थायी सेना रखते हैं। तो आगे देखिए प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? देखिए प्रशस्तियाँ किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख होता है। और ये लेख कौन लिखते थे? ये लेख लिखते थे राजकवि, चारण और भाट लोग, जिनको अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, आजीविका चाहिए थी। ये तो इन प्रशस्तियों के अंदर क्या सभी बातें सच्ची हो सकती हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका चाहिए, और आजीविका तभी मिलेगी जब आप किसी की प्रशंसा करेंगे, चाहे वो प्रशंसा झूठी ही क्यों ना हो। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे भी होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें ये बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था, अपने आप को वो कैसा जनता के अंदर पेश करना चाहता था। ये बात इनसे निकल कर के आती है। मिसाल के लिए आप एक जो राजा होता है अपने आप को शूरवीर विजय योद्धा के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगा आम जनता के बीच। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई होती थी प्रशस्तियाँ, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा ये रची जाती थी। यहाँ पर देखिए नागभट्ट की उपलब्धियों की एक प्रशस्ति यहाँ पर दी गई है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ पर? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के अंदर है, जिसको कि प्रयाग में जिसने इसके जो उसके जो राजकवि थे उन्होंने इसको लिखा था। तो उस संस्कृति उसके अंदर उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ये संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। जैसे आंध्र, सेंधव, सेंधव यानी सिंध प्रांत, विदर्भ महाराष्ट्र का आज का हिस्सा जो होता है, और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी गई है। यानी जब वो छोटे से थे तभी इन क्षेत्रों के आंध्र, सेंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके सामने तभी नतमस्तक हो गए थे, तभी उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी जब वो राजा भी नहीं बने थे। कितनी बढ़ा चढ़ा। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनरत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, ये राजाओं को पराजित किया। कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात लिखी गई। यदि ऐसा ये लोग नहीं लिख करते तो इनको अपनी आजीविका कमाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि राजा का उल्लेख करना, उसकी गतिविधियों का उल्लेख करना, उसके बखान करना इनका प्रमुख कार्य होता था। देखिए इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे आंध्र थे, गुजरात वाला हिस्सा, मालवा जो गुजरात के पास वाला हिस्सा है। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? यानी जनता के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए, जनता को अपने मुरीद बनाने के लिए राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया करते थे, और ब्राह्मण लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान प्राप्त करने के लिए राजा की प्रशंसा किया करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, यानी ये ताम्र पत्रों पर लिखी हुई होते थे ये लेख, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये यहाँ पर एक ताम्र अभिलेख दिखा, ये देखिए ताम्र अभिलेख। यहाँ पर ये देखिए चित्र 2 के अंदर यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हुए हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है। यहाँ पर ये जो राजसी मोहर लगी हुई है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, यह किसी राजा के द्वारा इनको दिया गया दस्तावेज है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है और साथ ही साथ हमें इस चैप्टर के
एक गहरी जो जानकारी है वो लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपके विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बनते हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटे। विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लाजमी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में गहराई से हम समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।